जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक केस स्टडी। ये केस स्टडी आपको स्टैट्यूटरी बैंक ब्रांच ऑडिट में बहुत यूजफुल हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कॉन्करेंट ऑडिट कर रहे हो या करने वाले हो तो भी ये केस स्टडी आपको बहुत यूजफुल होगी। ये केस स्टडी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से अकाउंट में मैनिपुलेशन किया गया हो सकता है ताकि जो सिस्टम है उस अकाउंट को एनपीए डिटेक्ट ना करे या तो एनपीए डिटरमाइन ना कर पाए, और हमें एज अ ऑडिटर किस तरह से ऐसे अकाउंट्स को पकड़ना है, कौन सी रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, किस तरह से लेजर स्क्रूटनी करनी है, किस तरह से कम टाइम में ये सारी प्रोसेस करनी है, किस तरह से शॉर्टकट अपनाना है ताकि हमारा टाइम भी सेव हो जाए और हमारा पर्पस भी सेव हो जाए। तो ये डिस्कस करेंगे हम हमारे आज की केस स्टडी में। वैसे भी अभी स्टैट्यूटरी बैंक ब्रांच ऑडिट का माहौल है वो स्टार्ट होने की तैयारी में है। अगले 1 या 2 वीक में सबको अपॉइंटमेंट के जो मेल या कॉल्स जो होते हैं वो आने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो अलॉटमेंट होता है ब्रांच का वो जनरली मार्च के लास्ट वीक में होता है। एनीवे, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। मैं यहाँ पर एक हाइलाइटर ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से गाइड कर पाऊं। ओके, तो केस स्टडी कुछ इस प्रकार है। ये है मिस्टर बोरोवर। उन्हें बैंक ने 1 करोड़ की ओडी या सीसी की लिमिट देके रखी है, यानी कि फंड बेस लिमिट देके रखी है। अब ये जो बोरोवर होगा वो 1 करोड़ तक का फंड यूज कर पाएगा। अब पहले साल बोरोवर ने तो सब कुछ अच्छे से मेंटेन किया, कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, कभी भी अकाउंट जो आउट ऑफ ऑर्डर नहीं हुआ या तो ओवर ड्यू नहीं हुआ, सब अच्छे से चला। लेकिन अगले साल से बोरोवर को होने लग गई प्रॉब्लम, फंड का प्रॉब्लम हो गया उनको। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्हें और फंड की जरूरत थी। ब्रांच के पास गए और कहा कि मुझे और फंड की जरूरत है, मुझे लिमिट एनहांस कर दो ताकि मैं बिजनेस अच्छे से कर पाऊं। लेकिन उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से उनकी जो लिमिट और बढ़ नहीं रही थी। फिर बोरोवर ने क्या किया, उनका दूर की कोई कोऑपरेटिव बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक के अंदर अकाउंट था, या तो फिर उनकी कोई सिस्टर कंसर्न का रूरल कोऑपरेटिव बैंक के अंदर अकाउंट था। वो अकाउंट में से एक हाई वैल्यू का चेक, सपोज करो 10 लाख का चेक लिया और उनके लोन अकाउंट में, यानी कि ओडीसीसी वाला जो अकाउंट है वहां पर डिपॉजिट कर दिया। जनरली ये जो दूर वाली जो ब्रांचेस होती है, रूरल कोऑपरेटिव ब्रांचेस, उनके चेक क्लियर होने में काफी टाइम लग जाता है और उतना टाइम जो है बोरोवर को मिल जाता है। अब डिपॉजिट जैसे उन्होंने 10 लाख का चेक कर दिया, लिमिट आ गई नीचे, और 90 डेज का क्राइटेरिया जो फुलफिल करना होता है वो फुलफिल नहीं हो पाता, यानी कि सिस्टम उस अकाउंट को एनपीए डिटेक्ट नहीं करती है। और जो बोरोवर है उसे और एडिशनल 10 लाख की लिमिट मिल गई, क्योंकि अकाउंट जो है वो नीचे आ गया है, लिमिट से नीचे आ गया है, तो उसने वो भी यूज कर लिया। तो उस तरह से जो बोरोवर होता है वो क्या करता है, कभी कभी बीच में थोड़े जेन्युइन पैसे डाल देता है, जेन्युइन कस्टमर के पास से जो चेक आए वो डिपॉजिट कर देता है, बीच बीच में से हाई वैल्यू वाले चेक डिपॉजिट कर देता है ताकि सिस्टम अकाउंट को एनपीए डिटेक्ट ना करे। अब ये जब चेक होता है वो 6 या 7 दिन में बाउंस हो जाएगा। उससे क्या होगा, अकाउंट फिर से ऊपर आ जाएगा। तो बोरोवर क्या करता है, ये जो चेक्स होते हैं हाई वैल्यू वाले, दूर की जो ब्रांच होती है रूरल कोऑपरेटिव ब्रांच, वो बार बार रिपीट करते जाता है। फिर से डालेगा, फिर से बाउंस होगा, अकाउंट में डाल दिया, बाउंस हो गया, तो ये ट्रांजेक्शन चलते रहेगा और अकाउंट एनपीए नहीं होगा, क्योंकि 90 डेज का जो लिमिट है वो वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है। अब ये हो गया पहला सिनारियो। अब दूसरा सिनारियो डिस्कस करते हैं। बोरोवर जो ब्रांच मैनेजर के पास आया और कहा कि मेरे पास पैसे का बहुत प्रॉब्लम है, पैसे मैं अभी डिपॉजिट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक चेक देके जाता हूं और मुझे टाइम चाहिए रहेगा। तो ब्रांच ऑफिशियल ने क्या किया, जो हाई वैल्यू का चेक था, सपोज करो 10 लाख का चेक था, वो उनके अकाउंट में क्रेडिट तो कर दिया, लेकिन जो चेक है उसे क्लियरिंग में भेजा ही नहीं, अपने ड्रॉवर में रख दिया, और कोरस्पॉन्डिंग जो डेबिट एंट्री करनी थी वो सस्पेंस या तो सन्ड्री के अकाउंट में कर दी और अकाउंट हो गया सेटल। अब इनको भाई साहब को और लिमिट मिल गई, उसे और यूज कर लिया। उस तरह से या तो फिर ये दोनों कॉम्बिनेशन यूज कर लिए, थोड़ा ब्रांच मैनेजर को दिया, थोड़ा हाई वैल्यू के चेक जो है बाउंस करवा दी। इस तरह से अकाउंट में ट्रांजैक्शन होते गए और सिस्टम ने उसे एनपीए डिटेक्ट नहीं किया।
अब ये तो हो गया केस। अब एज अ ऑडिटर हमें ऐसे केसेस पकड़ने कैसे हैं? तो जैसे ही हम बैंक में जाएंगे, सबसे पहले ब्रांच मैनेजर को कहना है कि भाई साहब, सर डेली एक्सेप्शन रिपोर्ट दो। अब डेली एक्सेप्शन रिपोर्ट होता क्या है? एक ये जो सिस्टम है फिनेकल या तो और भी जो सॉफ्टवेयर है जो बैंक में यूज होते हैं, वहां पर एक एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होता है पूरे दिन का, कौन सी चीजें जो अलाउ नहीं होनी चाहिए थी या जो रेड फ्लैग क्रिएट करते हैं, वैसे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो इस रिपोर्ट में जनरेट हो जाते हैं। और ये रिपोर्ट डेली बेसिस पर जनरेट होता है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रांच मैनेजर को आप कहोगे कि आप रिपोर्ट दो और उन्हें ढूंढने में काफी टाइम लग जाए, क्योंकि ये तो डेली बेसिस पे और उनके पास हैंडी ही होगा वो। तो सबसे पहले रिपोर्ट लेना, अपने स्टाफ को कह देना है कि आप देख लो यहाँ से कोई रिपोर्ट मिसिंग तो नहीं है, अनलेस वो संडे या पब्लिक हॉलीडे ना हो। अगर वर्किंग डे का कोई रिपोर्ट मिसिंग है तो वो रिपोर्ट खास ले लीजिए, हो सकता है वहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, निकाल दिया गया हो रिपोर्ट। ऐसा जरूरी नहीं है बट चांसेस हो सकते हैं। तो डेली एक्सेप्शन रिपोर्ट ले लेना है, वहां पर देखना है कि कोई चेक बाउंसिंग के कोई केस है या नहीं है। अगर है तो डिटेक्ट करो वो कितने अकाउंट में कितने वैल्यू वाला चेक जो है वो रिटर्न हुआ है। तो वहां से आपको कुछ सैंपल्स मिल जाएंगे कि हमें इतने इतने अकाउंट को वेरीफाई करना है इस पर्पस के लिए। उसके बाद अगर ब्रांच में कंकरेंट ऑडिट हो रहा है तो कंकरेंट ऑडिटर का रिपोर्ट देखो। अगर कंकरेंट ऑडिटर ने वैसा कोई रिमार्क्स दिया पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में कि यहाँ पे चेक काफी बाउंस हो रहे हैं या कोई एडवर्स रिमार्क है, तो उस अकाउंट को पकड़ो। उसके अलावा जोनल इंस्पेक्शन यानी कि इंटरनल इंस्पेक्शन भी काफी होता है ब्रांचों में, और वो रिपोर्ट काफी डिटेल में होता है। तो वहां से भी आपको जो सैंपल्स है इस प्रकार के लिए, इस टाइप के जो अकाउंट देखने के लिए, वो वहां से मिल जाएंगे। उसके अलावा बड़े अकाउंट्स जो है वो देख लो। बड़े अकाउंट अब डिपेंड करता है कि ब्रांच आपको कौन सी मिली है, छोटी है बड़ी है। तो ब्रांच वाइज हमें बड़ा अकाउंट या छोटा अकाउंट है वो डिटरमाइन करना रहेगा। तो ये सारे रिपोर्ट्स के ऊपर से हमें सैंपल्स मिल जाएंगे कि कौन से अकाउंट हमें चेक करने हैं। अब उसके बाद अगर आप फिनेकल यूज कर रहे हो, फिनेकल 10 है तो HACLI, और फिनेकल 7 है तो ACLI का कमांड यूज करना है। या कमांड डालोगे तो आपको लेजर इंक्वायरी का ऑप्शन मिलेगा। वहां पे आप अगर बैंक का अकाउंट नंबर इनपुट करते हो तो आपको लेजर मिल जाएगा। अब बैंक में दो टाइप के सर्वर्स होते हैं, एक होता है रिपोर्ट सर्वर और दूसरा होता है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर में क्या होता है कि वो सिर्फ 1 महीने की ही आपको एंट्री दिखाएगा, वो ज्यादा पीरियड की नहीं दिखाएगा। जबकि रिपोर्ट सर्वर में आपको ज्यादा पीरियड की एंट्रीज वेरीफाई करने मिल सकती है। लेकिन हमें दोनों सर्वर की जरूरत पड़ेगी। उसका रीजन है, लाइव सर्वर जो होता है वहां पर अगर कोई अकाउंट में एंट्री जो है वो क्रेडिट हुई है और उसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री जो डेबिट होनी चाहिए थे वो हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। जैसे ही आप वो क्रेडिट के बाजू में एक बॉक्स होता है, वो बॉक्स पे अगर आप क्लिक करोगे आपको कोरस्पॉन्डिंग डेबिट एंट्री दिख जाएगी कि कौन से अकाउंट में एंट्री हुई है। लेकिन रिपोर्ट सर्वर में हम वो एंट्री को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। वहां पे सिर्फ दिखेगा ये डेबिट है या क्रेडिट है, डेबिट है क्रेडिट है। लेकिन एंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए आपको लाइव सर्वर देखना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले तो रिपोर्ट सर्वर में देख लो कि इस टाइप के काफी सारे जो चेक है वो बाउंस हुए कि नहीं हुए। अगर हुए तो फिर देख लो लाइव सर्वर में जाके उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट एंट्री है वो कहाँ से है, वो डेबिट जो अकाउंट हुआ है, जो चेक बाउंस जो हो रहा है वो कौन से अकाउंट में से। वहां पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बोरोवर का ही कोई अकाउंट है या उसकी कोई सिस्टर कंसर्न का अकाउंट है। और बार बार एक ही अकाउंट में से अगर चेक जो है बाउंस हो रहा तो समझ जाना कि ये एनपीए बचाने के लिए ही किया गया होगा। अब बात हो गई ये सारी चीजों की, अब शॉर्टकट कैसे अपनाएं, हम कैलकुलेशन कैसे करें। तो सबसे पहले आप पूरा जो लेजर होगा उसे रिपोर्ट, उसकी एक रिपोर्ट जनरेट कर लो, और वो रिपोर्ट जो होगी वो टेक्स्ट फाइल में क्रिएट हो जाएगी। अब टेक्स्ट फाइल को आप एक्सेल में कन्वर्ट कर दो। अब टेक्स्ट फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट कैसे करते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, बैंक ऑडिट के रिलेटेड ही। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेना कि किस तरह से टेक्स्ट फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं। अब पूरा लेजर होगा उसे एक्सेल में कन्वर्ट कर दो, और जो अननेसेसरी रोज होगी उसे डिलीट कर दो, और एक मीनिंगफुल डेटा जो काम का डेटा होगा आपके सामने आ जाएगा। फिर फिल्टर लगा के जो बाउंसिंग वाले जो चेक है
उसे फिल्टर लगा दो और देखो कि अकाउंट जो है वो लिमिट के ऊपर है या नहीं है। अगर लिमिट के नीचे है, 1 करोड़ की जो लिमिट है यहाँ पे हमारे इस केस में, उस लिमिट के नीचे है तो अकाउंट एनपीए नहीं है। लेकिन उस लिमिट के ऊपर चले जाता है तो समझना ये अकाउंट एनपीए है और उस अकाउंट को हमें एनपीए क्लासिफाई करवाना पड़ेगा। अब क्लासिफिकेशन के लिए देखना पड़ेगा कि कौन सी डेट से वो एनपीए, स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड है, लॉस है या डाउटफुल है, कौन सी कैटेगरी में आता है। तो आप वो लेजर स्क्रूटनी करोगे एक्सेल में फिल्टर्स लगा के तो आपको वहां से पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा बैंक ऑडिट के ऊपर पहला केस था। अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं और भी इम्पोर्टेंट जो केस स्टडीज है या इम्पोर्टेंट कमांड्स है फिनेकल के, वो आपके सामने लेकर आऊंगा। तो ये था आज का अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।